हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम एक नए सेशन में। हम लोग 12th मैथ कंप्लीट बैच आप सबके लिए डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीट केसी सिन्हा जो मैथ बुक है आपको हम पढ़ाएंगे कंसेप्ट के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंसेप्ट। आप किसी भी बुक की बात कर लें, अगर आपके पास कंसेप्ट एक बेहतर तरीके से आप जानते हैं कंसेप्ट को, आप सवाल लगा पाएंगे। तो मेन होता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हम लोग विशेष तौर पे उस पर फोकस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर पाए, लगा पाए। टारगेट में आपका रहेगा केसी सिन्हा बुक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही आसान सा चैप्टर और बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही इजी चैप्टर आपको स्टार्ट करने वाला है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, आखिर हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैट्रिक्स हम लोग क्या समझते हैं। तो मैट्रिक्स के डिफिनेशन चूंकि आप बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपसे डिफिनेशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो डिफिनेशन भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन डिफिनेशन को समझने से पहले, डिफिनेशन पे आने से पहले, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को समझेंगे कि मैट्रिक्स का वास्तविक मतलब होता क्या है। तो मैट्रिक्स का वास्तविक मतलब अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है, दो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं और एक का नाम आपको राजू है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि एक का नाम आपको राजू है और एक व्यक्ति का नाम हमने मान लिया कि सुमन है। ठीक है, और दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास साइकिल है। दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास स्कूटर भी है और दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल भी है। दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल भी है। राजू के पास साइकिल की संख्या 3 है, राजू के पास स्कूटर की संख्या हमने मान लिया 2 है और मोटरसाइकिल की संख्या 1 है। सुमन के पास साइकिल की संख्या हमने 5 ले लिया, स्कूटर 1 और मोटरसाइकिल की संख्या 2। ठीक है, तो ये एक डेटा है जो आपके सामने रखा गया है। और इसी डेटा को अगर आप देखिए, जो डेटा है ये आपको नंबर्स के फॉर्म में आपको डेटा दे रखा है और इसी डेटा को अगर आप एक आयताकार या फिर कह लीजिए कि रेक्टेंगल फॉर्म में इसको अगर आप सजा के रख देते हैं तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी को आव्यूह कहा जाता है। जैसे अगर आप इसको रखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1 और ये 5 1 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। अब इसको सुंदर लगने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यहां पर या तो हम लोग ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं या इसी को हम लोग छोटे ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे लिख कर। ये 3 2 और ये 1 हो गया और यहां से आपका ये 5 1 और ये 2 और यहां पे हमने एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया। तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब होता नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए इसको लगा दिया जाता है। तो आप इस बड़े ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और इस छोटे ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। और एक हम यहां पे नाम दे रहे हैं, जैसे ए हमने नाम दे दिया तो मैट्रिक्स ए बराबर इतना हो गया। और ये सारे आपको क्या कहलाएंगे, तो मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स से क्या कहलाते हैं, अवयव या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप ऐसे जाते हैं तो इसको हम पंक्ति बोलते हैं। आव्यूह की भाषा में इसको पंक्ति कहा जाता है। नीचे वाले को भी आप पंक्ति बोलेंगे तो इसको हम पहली पंक्ति बोलते हैं और नीचे वाले को दूसरी पंक्ति कहा जाता है। क्लियर। और अगर आप ऐसे जाते हैं, ऐसे अगर आप वर्टिकल जाएंगे, एकदम खड़ा जाएंगे ऐसे, जिसको आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उदग्र कहा जाता है, ऐसे अगर आप खड़ा जाएंगे तो इससे कहा जाता है स्तंभ। इसको मैट्रिक्स या आव्यूह का स्तंभ कहा जाता है। इसको आप स्तंभ बोलेंगे, इसको भी आप क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, तो आव्यूह और कुछ नहीं है, आव्यूह आपका एक सजावट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सजावट है। तो आप इसको आप डिफाइन ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं या वास्तविक
अब हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं इसको। वास्तविक संख्याओं, देखिए यहां पे ये क्या है, नंबर्स ही तो है, तो ये नंबर आपको यहां पे क्या है, रियल नंबर ये है। यहां पे आपको रियल नंबर के स्थान पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, या यहां पर फंक्शन भी हो सकता है, या फलनों को क्षैतिज रेखाओं एवं उदग्र रेखाओं के रूप में आयताकार क्रम विन्यास का मतलब सजावट आप समझ लीजिए, आयताकार सजावट आप समझ लीजिए, ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास से आव्यूह कहलाता है। देखिए हमने क्या किया है, तो बस ये नंबर से, और इन नंबर को हमने ऐसे एक आयताकार फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दिया है, और इसी सजावट को नाम दे दिया गया है आव्यूह, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है, इस बात को आप सीख पाए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम आगे आपको समझा पाए। तो अब आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाओं को आप इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। उदग्र रेखाओं को इंग्लिश में आपसे कहा जाता है वर्टिकल लाइन से इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन से बोल सकते हैं। और बाकी आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स हो गया। अब आप इसमें ध्यान रखिएगा कि आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं, ध्यान दें यहां पे, आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा का मतलब क्या है, तो क्षैतिज रेखा का मतलब देखिए ऐसे, आप यहां पे छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्षैतिज रेखा का मतलब क्या है, ऐसे क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं। क्षैतिज रेखा का मतलब हो गया ये पृथ्वी, देखिए पृथ्वी तल ये हो गया हमारा, पृथ्वी तल के समानांतर जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे जो नंबर्स का सीरीज दिख रहा है, इन्हीं को कहा जाएगा क्षैतिज रेखाएं। तो एक क्षैतिज रेखा ये वाला हो गया और दूसरा क्षैतिज रेखा ये वाला हो गया, ठीक है। तो एक क्षैतिज रेखा ये, दूसरा वाला ये हो गया। और क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह में पंक्ति कहा जाता है, यानी कि क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह का पंक्ति कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं, ठीक है। तथा उदग्र रेखाएं, अच्छे उदग्र रेखाओं का मतलब क्या है, उदग्र रेखा का मतलब ऐसे खड़ी लाइन, ऐसे देखिए, ऐसे 1 2 और ये 3, ऐसे अगर आप ऐसे नंबर्स को देखेंगे, ऐसे खड़ा देखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे उदग्र रेखाओं में नंबर्स। ये उदग्र रेखाओं में नंबर्स, ये भी उदग्र रेखाओं में नंबर्स, ठीक है। उदग्र रेखा का मतलब खड़ा देखना, आपको खड़ा देखना है, और क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसे ऐसे पृथ्वी तल के समानांतर आपको दिखना है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह में आप लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति कहेंगे। और उदग्र रेखाएं देखिए हम लिखे क्या है कि क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं, तथा उदग्र रेखाएं आव्यूह की, ध्यान दीजिएगा, उदग्र रेखाएं आव्यूह की स्तंभ कहलाती हैं। ध्यान देंगे, क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह में क्या बोलेंगे हम लोग, तो पंक्ति बोलेंगे। और जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी पंक्तियों की संख्या होगी,
सेम इसी तरीके से आव्यूह में जो उदग्र रेखाएं होंगी उनको कहा जाएगा आव्यूह का स्तंभ। ठीक है, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलन कहा जाता है और पंक्ति को इंग्लिश में रॉ कहा जाता है, रॉ। ठीक है, पंक्ति को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और स्तंभ को क्या बोलेंगे, कॉलन। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी पंक्तियों की संख्या होगी और जितनी उदग्र रेखाएं होंगी उतनी स्तंभों की संख्या होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस बात को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। आव्यूह को हम लोग के किसके द्वारा दर्शाएंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अच्छा, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, ऐसे लिख लीजिएगा, A B C D डैश डैश ETC के द्वारा सूचित किया जाता है। कंप्लीट लाइन हो गया कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD डैश डैश CTC के द्वारा सूचित किया जाता है। बात क्लियर है? तो ये आप बात समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि हम लोग आव्यूह कहते किससे हैं। आव्यूह में क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं और उदग्र रेखाओं को आव्यूह की भाषा में क्या कहा जाता है, आव्यूह को कैसे सूचित किया जाता है, ये बात हम लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख दिया, एक आव्यूह ले लिए, मैट्रिक्स का नाम हमने ए रख दिया और इसमें हमने उसके अवयव रख दिए 2 3 और ये 4, फिर ये 5 2 1 ऐसे रख दिए। तो आपको हम यही समझा रहे थे कि देखिए, ये जो ऐसे अगर आप जाएंगे ऐसे, तो ऐसे अगर आप जाइएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पंक्ति पहला, फर्स्ट पंक्ति, रो नंबर फर्स्ट, पंक्ति यानी कि रो R4 क्या है, रो यानी कि पंक्ति की संख्या को ही बतला रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति को दर्शा रही है। इसी तरीके से ये क्या है, तो ये पंक्ति दूसरा है, ये दूसरा पंक्ति है। बात क्लियर है? अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपको कॉलन को बताएगा। कॉलन का मतलब हो गया स्तंभों की संख्या, और कॉलन का जो पहला अक्षर है वो C है, तो इसको हम लोग C के द्वारा दर्शाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये दूसरे कॉलन को दर्शाएगा और इसको आप लिखेंगे C2 के द्वारा। ये तीसरे कॉलन को दर्शाएगा, इसे लिखेंगे आप C3 के द्वारा। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये पंक्ति की संख्या को बताएगा, एक पंक्ति, दो पंक्ति, इसको हम पहली पंक्ति बोलेंगे और इसको इंडिकेट किया जाएगा R1 से। ये दूसरी पंक्ति को बताएगा तो इसको इंडिकेट किया जाएगा R2 से। अगर आप ये वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़े लाइन की तरफ जाते हैं, ऐसे लंबवत जाएंगे ऐसे, तो ये आपको स्तंभों की संख्या को बताएगा और इसे इंडिकेट किया जाएगा C1 के द्वारा, इसको इंडिकेट किया जाएगा C2 के द्वारा और इसे इंडिकेट किया जाएगा C3 के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। कॉलन क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे क्या मामला है थोड़ा सा अब इसको मिटाते हैं ताकि आगे हम लोग चीजों को समझ पाएं। ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। देखिएगा आगे हमें समझना है आव्यूह की कोटि। आगे हम लोग समझने वाले हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, आगे हम लोग समझने वाले हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स,
अवयव की कोटि, ये आपको समझना है। ये पॉइंट हम लोग आगे अभी समझने वाले हैं, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि का मतलब क्या होता है? तो अवयव की कोटि का मतलब ये होता है कि अवयव में, किसी अवयव में कितनी पंक्तियों की संख्या है और कितना स्तंभों की संख्या है, उसको बतलाना, उसको दर्शाना, उसको इंगित करना ही कहलाता है अवयव की कोटि। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो उससे हम लोग बोलेंगे 2/3, 2/3 ऑर्डर या फिर 2/3 कोटि का अवयव। अगर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो उससे कहा जाएगा 4/2 कोटि या फिर 4/2 ऑर्डर का अवयव कहा जाएगा। ठीक है, तो कोटि का सिंपल सा मतलब यह है कि किसी अवयव में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करना, उनकी संख्या को दर्शाना ही हम लोग अवयव की कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, पहले मिटा दे ताकि बोर्ड ये खाली हो, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अवयव की कोटि का मतलब क्या है कि यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m एवं स्तंभों की संख्या n हो तो उसे m/n, अच्छा देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे m/n, लिखेंगे m इंटू n, m गुणे n, लेकिन पढ़ेंगे m/n। उसे m/n कोटि का अवयव कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? m/n कोटि का अवयव कहेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, अवयव का कोटि लिखते समय, कोटि यानी कि ऑर्डर, कोटि यानी क्या? ऑर्डर। देखिए कोटि लिखे है ना, कोटि का मतलब क्या? ऑर्डर। यहां पे लिख देते हैं अवयव का कोटि यानी कि ऑर्डर लिखते समय पंक्तियों की संख्या को पहले एवं पंक्तियों की संख्या को हमेशा, ऐसे लिख लीजिएगा, पंक्तियों की संख्या को हमेशा पहले एवं स्तंभों की संख्या को हमेशा बाद में लिखा जाता है। हमेशा बाद में लिखा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम क्या लिखेंगे, तो जब भी हम लोग किसी अवयव का ऑर्डर लिखेंगे, कोटि लिखेंगे, तो उसमें पंक्तियों की संख्या, ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि आप पंक्तियों की संख्या हमेशा पहले लिखेंगे और उसमें स्तंभों की जो संख्या होगी उससे हम लोग क्या लिखेंगे? हमेशा बाद में लिखेंगे। बात क्लियर है? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसके अवयव हमने ले लिए 1 2 3 4 ऐसे। तो अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? पंक्ति। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और इसको बोलेंगे स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। तो इसमें 1 और 1 दो पंक्ति है और 1 और 1 दो स्तंभ है, तो इससे कहा जाएगा 2/2। इसको हम लिखेंगे 2 × 2, लेकिन पढ़ेंगे 2/2। 2/2 कोटि का अवयव कहेंगे इसे।
ना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि ए 2/2 या फिर 2/2 कोटि या ऑर्डर का अवयव है। ए 2/2 कोटि का अवयव है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हमने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बी और इसमें हमने लिख दिया 2 3 4 7 5 0 3 6 4 ऐसे लिख दिए। तो अब इसमें देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, एक ये पंक्ति है, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरी पंक्ति ये है। इसको हम R1 R2 और ये R3 हो गया। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं C1, ये C2 और ये क्या हो गया C3। स्तंभ यानी कॉलम, स्तंभ को C से इंडिकेट किया जाता है और पंक्ति को R से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे 3/3। 3/3 ऑर्डर का एक अवयव कहेंगे। तो इससे आप यहां पे लिख सकते हैं कि B 3/3 कोटि का अवयव है। B 3/3 कोटि का अवयव है। ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम एक तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमने मैट्रिक्स C लिया और इसमें हमने लिख दिया ये 2 4 7 6 3 -1। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये वाले, इसको हम क्या बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। तो ये हो गया पहला पंक्ति, ये हो गया दूसरा पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या, जब भी कोटि लिखेंगे पंक्ति की संख्या पहले लिखते हैं। तो इसमें पंक्ति की संख्या 2 है। ये हो गया पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। स्तंभों की संख्या 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2/3, यानी कि C को हम लोग बोलेंगे C 2/3 कोटि का अवयव है। C 2/3 कोटि का क्या है, एक अवयव है। ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि हम लोग किसी अवयव का कोटि कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। क्लियर। जब भी हम लोग कोटि की बात करेंगे तो कोटि में हमेशा पंक्तियों की संख्या को पहले लिखेंगे और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रख लीजिएगा, पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में लिखेंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए इसको फिर मिटाते हैं।